हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन यूनिट के सीबीएसई पीवाईक्यू। यानी इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे सेशन 2025 के अंदर जो सॉल्यूशन यूनिट में से जो पीवाईक्यू आए थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किए थे जो हमारे एचबीएससी के 2020 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू थे, वो हमने सॉल्यूशन यूनिट के देखे थे। पार्ट 2 के अंदर हमने सीबीएसई के पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू देखे थे सॉल्यूशन यूनिट के। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई पीवाईक्यूज 2025 सेशन ऑफ सॉल्यूशन यूनिट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा कि स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को डिफाइन करो, स्टेट करो कि क्या होता है। एंड वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कि जो पानी में रहने वाली जो स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों रहती हैं ठंडे पानी के अंदर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। एज कंपेयर टू यानी गर्म पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों नहीं रहती हैं वो, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेनरी लॉ को बताएंगे। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि मान के चलते हैं कि मेरे पास में क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और लिक्विड के ऊपर क्या है, कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इस कुछ गैसेस हैं। तो ये कहता है कि जो गैस के जितने मोल फ्रैक्शन होंगे ना और उनका जितना प्रेशर लगेगा उस लिक्विड के ऊपर, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतनी ही ज़्यादा वो गैसेस क्या हो जाएंगी, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। यानी ये कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, कि जितना ज़्यादा उन गैस का प्रेशर होगा उस लिक्विड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी उतना ही प्रेशर होगा जितने ज़्यादा उसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल होंगे। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, उस लिक्विड के अंदर गैसेस के पार्टिकल होंगे। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा प्रेशर होगा। यानी जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिसके कारण वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात वो कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, की जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है यानी जितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है वेपर फेज में वो प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन यानी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उनकी सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे बता दिया उसने कि जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, KH लग जाएगा। और KH क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। अब ये हो गया हमारा हेनरी लॉ। इसके बाद में वो कहता है कि एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल ठंडे पानी में ही क्यों होती है। अब देखो हमें पता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, पानी के अंदर कैसे रह पाती हैं। वो पानी के अंदर इसलिए रह पाती हैं क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। अब ऑक्सीजन घुली हुई है ठंडे पानी के अंदर। अब मान के चलो कि क्या हो गया, वो पानी गर्म होने लगा। पानी क्या होने लगा, पानी होने लगा गर्म। अब पानी अगर गर्म होने लगेगा तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो घुलेगी नहीं उसके अंदर। यानी गैस क्या होगी, गैस तो बाहर निकलेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे गैस बाहर निकलेगी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है पानी के अंदर वो तो कम हो जाएगी। अब पानी की अमाउंट अगर कम हो जाएगी तो एक्वेटिक स्पीसीज सांस कैसे ले पाएंगी। अब वो सांस नहीं ले पाएंगी तो कंफर्टेबल कैसे रहेंगी, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए वो कहता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वैसे वैसे जो ऑक्सीजन घुलने की क्षमता है पानी के अंदर वो क्या हो जाती है, घट जाती है। एज ए रिजल्ट जिसके कारण अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेज, उसी कारण जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है पानी के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेंस इसीलिए द एक्वेटिक स्पीसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इसीलिए वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि स्टेट रॉल्ड्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ड्स लॉ बताइए क्या होता है, कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट। और उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कैसे कंपोनेंट है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है। अब देखो वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी क्या बन सकती है, भाप बन सकती है, यानी जो स्टीम बना सकते हैं। तो मान के चलो देखो मेरे पास में क्या है, वाटर है। मान के चलते हैं कि मेरे पास में पहले क्या था, वाटर है। और वाटर के अंदर मैंने कोई ऐसा कंपोनेंट डाल दिया जो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब जिसकी भाप बन सकती है। और अब मैं क्या करने लग रहा हूँ, उसको गर्म करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो पानी का भी कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। तो हम इसे मान लेते हैं PA। और वॉलेटाइल कंपोनेंट का भी कुछ ना कुछ भाप बनेगी तो उसका प्रेशर बनेगा, तो मैं उसे मान लेता हूँ PB। तो अब जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो तो ज़्यादा होगा।
यानी पी टोटल होगा पी ए यानी वाटर के प्रेशर के और प्लस में वॉलेटाइल कंपोनेंट के प्रेशर में, है ना। तो ये कहता है रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा उसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर जमा में जो लिक्विड का जो प्रेशर है उसका प्रेशर क्या कहलाएगा, रॉल्स लॉ कहलाएगा। ये बात ये कहता है। यानी देखो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, फॉर ए सॉल्यूशन जिसमें क्या है वॉलेटाइल लिक्विड है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है ईच कंपोनेंट उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर हम डालते जाएंगे पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो देखो पहले वाटर का प्रेशर था, अब किसका हो रहा था, वॉलेटाइल लिक्विड का भी हो रहा था, यानी पी भी देखो हमने ऐड कर दिया। तो यही बात वो कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड मौजूद है उसका पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा जितने भी उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मोल फ्रैक्शन पाए जाएंगे। तो ये कहता है कि उतना ही प्रेशर होगा जितने ज़्यादा क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे। तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके स्थान पे लग जाता है पी नॉट जाई, यानी ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर, ये हो गया प्योर फॉर्म में प्रेशर और ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पहले कंपोनेंट के लिए उसने ले लिया कि P1 किसके बराबर होगा, P1 नॉट जाई 1 के बराबर होगा। तो दूसरे वाला अगर मैंने वॉलेटाइल डाला है तो P2 नॉट जमा में जाई 2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाहूँ तो इनको क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा P टोटल, है ना। तो P1 नॉट P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट के 1 और 2 के। तो ये बात तो हो गई किसकी, ऐसे सॉल्यूशन का रॉल्स लॉ जिसमें क्या है वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये बात तो उतने की हो गई। नेक्स्ट में क्या कहता है कि वाहे इज वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्वियस सॉल्यूशन, कि जो वेपर प्रेशर है एक्वियस सॉल्यूशन का ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, वो पानी के कंपैरिजन में लो कैसे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा पी टोटल क्या आ रहा था, पी टोटल आ रहा था पी ए जमा में पी बी जब वो वॉलेटाइल था। लेकिन अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि मैंने यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, और पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया ग्लूकोज डाल दिया। अब क्या होगा, देखो जितना भी वाटर का जितना प्रेशर होगा वो तो पी हो जाएगा, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है नॉन वॉलेटाइल, यानी इसकी भाप नहीं बन सकती, और इसकी अगर भाप नहीं बनेगी तो इसका तो प्रेशर तो जीरो हो जाएगा, तो इसका प्रेशर तो जीरो हो गया। तो अब जो पी टोटल आएगा वो किसके बराबर आएगा, केवल पी ए यानी वाटर के बराबर आएगा। तो ये तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये तो कम हो गया, क्योंकि उसका दूसरे वाले का जीरो हो गया, क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल था। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि आखिर ये कम क्यों हो गया, तो कम इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमने ग्लूकोज इसके अंदर डाला था वो पानी के ऊपर क्या हो रहा था, उसकी सतह के ऊपर चला गया, और सतह के ऊपर चला गया जब मैंने उसको गर्म करना शुरू किया तो उतनी ज़्यादा भाप बन नहीं पाई, जितनी बननी थी उतनी ज़्यादा भाप बन नहीं पाई, और भाप नहीं बन पाई तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसके जो ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स थे उसने सरफेस एरिया कवर कर लिया लिक्विड का। ठीक है, तो क्या कहता है ये कि वहन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी जिसकी भाप नहीं बन सकती जैसे ग्लूकोज है उसको डिसॉल्व किया जाएगा पानी के अंदर, तो द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन के सरफेस को कवर कर लेते हैं, जो प्रिवेंट करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी जो भाप बनना चाहते हैं ना वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, यानी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कवर हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स के द्वारा, एंड हैंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, और यही कारण है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, CO2 के लिए उसने हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है। हेनरी लॉ कांस्टेंट का मतलब उसने हमें किसकी वैल्यू दे दी, KH की वैल्यू दे दी। तो KH की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, देखो ये रही, ये है KH की वैल्यू। कैलकुलेट, अब वो कैलकुलेट क्या करने के लिए पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, हमें गिवन मास दे दिया है वाटर का, यानी W1 की वैल्यू दे दी गई है हमें 500। देखो W1 का मतलब है सॉल्वेंट, 1 का मतलब सॉल्वेंट होता है, 2 का मतलब सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट मुझे दे दी गई है। वहन पैक्ड अंडर द प्रेशर, देखो ये क्या दे दिया उसने, प्रेशर की वैल्यू दे दी, यानी प्रेशर ऑफ CO2, ये प्रेशर की वैल्यू दे दी, देखो ये वाली वैल्यू, ये प्रेशर की वैल्यू दे दी है उसने। तो हमसे मेन उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पूछे हैं। तो हमें दिया क्या गया है, देखो हमने यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, प्रेशर की वैल्यू दी गई है,
वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। और मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, तो देखो मैं यहाँ पे प्रेशर यानी रॉल्स लॉ का फार्मूला हेनरी लॉ का यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, यहाँ पे KH लग गया। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। उसने हमें वैल्यूज किस किस की दे रखी है, देखो प्रेशर की वैल्यू दे रखी है ये रही, और KH की वैल्यू दे रखी है ये रही। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो KH क्या हो जाएगा, P ऑफ CO2 के डिवाइड में चला जाएगा। देखो ये डिवाइड में चला गया। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी, प्रेशर ऑफ CO2 एंड KH की वैल्यू रखी, इसे सॉल्व किया, तो ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, यानी CO2 के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन का हमें फार्मूला पता है। देखो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट यानी CO2 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे बना है, जब हमने CO2 को वाटर के अंदर डाला है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना, यानी इसकी जो अमाउंट है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन का, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख रखा है। देखो ये वाला फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर मुझे निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चले गए। ठीक है, अब मेरे पास में वैल्यू तो आ चुकी है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की, ये हमने निकाल ली। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, देखो ये W1 दे रखा है मुझे 500, और डिवाइड में आप क्या करेंगे मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास आपको पता ही है 18 होता है। जैसे ही हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हमारे पास में ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ वाटर। देखो ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर, है ना। अब जैसे ही हमारे पास में मोल्स ऑफ वाटर आए, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारे पास में ये रहे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करवा दी, इनकी मल्टीप्लाई करवा दी। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाई, ये आ गए हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिफाइन एजियोट्रॉप। अब देखो एजियोट्रॉप क्या होते हैं, तो एजियोट्रॉप वो लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं। जैसे मान के चल रहा हूँ मेरे पास में मैं यहाँ पे 2 लिक्विड मिक्स कर रहा हूँ। एक तो लिक्विड A मिक्स कर दिया मैंने, दूसरा लिक्विड B मिक्स कर दिया। अब मैंने 2 लिक्विड यहाँ पे मिक्स करे हैं। अब मैं इनको जब बॉईल करूँगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये सेम टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देंगे। सेम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उबलना शुरू कर देंगे, बॉईल करना शुरू कर देंगे सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप कहा जाता है। यानी दोनों के दोनों क्या करें, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ ये कहता है कि जितना हमने यहाँ पे लिक्विड फेज के अंदर लिया है ना, उतना ही क्या होगा, जब इनकी भाप बनेगी ना, तो वेपर फेज के अंदर भी इनकी मात्रा उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो उन्हें भी एजियोट्रॉप ही कहा जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो कि एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर। ये वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जब हम 2 लिक्विड मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये 2 लिक्विड के मिक्सचर से बनते हैं। तो बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के, दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। कंपोजिशन का मतलब होता है मात्रा। कहता है कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनकी सेम कंपोजिशन यानी सेम मात्रा पाई जाएगी लिक्विड और वेपर फेज के अंदर, एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो उसे हम एजियोट्रॉप कह देते हैं। फर्दर वो क्या कहता है, देखो अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, आखिर कौन से टाइप के एजियोट्रॉप। अब देखो एजियोट्रॉप के हमारे पास में 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये क्या कहता है, देखो कि व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कि नेगेटिव डेविएशन के द्वारा कौन सा एजियोट्रॉप बनेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मान लेते हैं कि मेरे पास में नेगेटिव डेविएशन का क्या है, मतलब नेगेटिव डेविएशन का कोई सॉल्यूशन है। तो नेगेटिव डेविएशन हमें क्या बताता है, नेगेटिव डेविएशन हमें कहता है कि जो भी प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, वो कम पाया जाता है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म के। ये रॉल्स लॉ के ऊपर चल रहा है। तो रॉल्स लॉ ने हमें क्या बताया था, रॉल्स लॉ ने हमें बताया था कि जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। और जब हम इसे हटाते थे तो इसके स्थान पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के स्थान पे क्या लग जाता था, प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर लग जाता था। तो ये हमने यहाँ पे यही किया है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन के अंदर वो कहता है कि प्रेशर क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म। तो जितना मतलब होना चाहिए प्रेशर, उससे क्या होगा, कम तुम्हें दिखाई देगा।
तो उसे हम नेगेटिव डेविएशन बोलते थे। अब देखो प्रेशर कम आने का क्या कारण है, प्रेशर कम आने का कारण ये है कि मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। देखो टेम्परेचर जब मैं ज़्यादा करूँगा तभी प्रेशर इसके बराबर आ सकता है, क्योंकि अभी कम है, अभी कम है। ज़्यादा कब आएगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तब जाके ज़्यादा आएगा। तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, टेम्परेचर तब, अगर टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग नहीं हो जाएगा वो, मैक्सिमम मतलब मैं उसे ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव जो डेविएशन है उसका कौन से टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बन रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर कब देना पड़ता था, नेगेटिव डेविएशन के अंदर ही देना पड़ता था। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, देखो इसने डायरेक्ट आंसर बताया है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा इज फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन सॉल्विंग ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन, और यही बनता है जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन होता है उसके दौरान मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी बनेगा, रॉल्ड्स लॉ एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है एजियोट्रॉप की। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50-50 आप कंपोजिशन लेके चल जाएंगे और उसको आप करेंगे, मिक्स करेंगे तो आपका एजियोट्रॉप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी मात्रा फिक्स होती है। क्या पता 10 आपने कोई लिक्विड डाला हो, 10% कोई लिक्विड डाला हो, कोई सा भी 90 डाल दिया हो, तब जाके एजियोट्रॉप बन जाए, और क्या पता आप 50-50 डालें, 40-60 डालें तो भी ना बने, है ना। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कि 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर जब आप डालते हैं मास के अकॉर्डिंग, तब जाके हमारा एजियोट्रॉप बनता है, जो कि हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। हमें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया गया है 24.8 mm ऑफ Hg यानी मरकरी। ठीक है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें दिया गया है। देखो हमने ये लिख लिया कि गिवन में क्या है, प्योर वाटर का हमें वेपर प्रेशर दे दिया है। कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहा है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन। यहाँ पे हमसे लोवरिंग पूछिए, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी यहाँ पे आप यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो फार्मूला हमारा क्या था, तो अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला था हमारा P0 माइनस P अपॉन में P0 इज इक्वल टू Xi2 था, और Xi2 को हम क्या लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन दूसरे वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। तो ये हमारा फार्मूला था। फर्दर सॉल्व करके हम इसको कैसा लिख सकते थे, डेल P अपॉन में P0 इज इक्वल टू, या फिर आप Xi2 लिख लें या फिर N2/N1 लिख लें, बात सेम ही है। ठीक है, बात सेम ही है। तो ये हमारा फार्मूला कब आया था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से आया था। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक्वियस सॉल्यूशन में जो फ्रीज हो जाता है एट -0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे फ्रीज कौन हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ना, मुझे टेम्परेचर के फ्रीजिंग की दी गई है। लेकिन देखो अब ये जो फ्रीजिंग वैल्यू से आप क्या समझ सकते हैं कि मान के चलते हैं मेरे पास में पहले था वाटर था, केवल वाटर था, और वाटर कितने पे फ्रीज हो जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब ये कह रहा है इसमें मैंने कुछ मिलाया, मिलाने के बाद में ये क्या बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनने के बाद में अब ये जो फ्रीज हो रहा है वो -0.3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ये तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं डेल TF की वैल्यू निकालूंगा ना, तो वह कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 0 डिग्री माइनस, और ये -0.3 डिग्री करूंगा, तब जाके मुझे डेल TF यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने डेल TF की वैल्यू निकाली है, तो ये निकाल ली, यहाँ से मुझे ये वैल्यू पता करनी है। अब हो गया, फर्दर उसने मुझे KF की वैल्यू दे दी। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दो कंसेप्ट ऐड कर दिए, एक तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ पे उसने फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट ऐड कर दिया। और फ्रीजिंग पॉइंट में एक रिलेशन आपने याद रखनी है जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन है आपकी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए ये वाली। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है कि डेल P यानी चेंज इन प्रेशर, देखो ये वाला प्रेशर होता है, और डेल TF इज मल्टीप्लाई में, डेल TF है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मल्टीप्लाई में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1 लगा हुआ है तो सॉल्वेंट होगा। P0 प्योर वेपर प्रेशर होता है, डिवाइड में KF होता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में 1000। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, ये फार्मूला हमें रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन किन किन के बीच की, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन दोनों के बीच की ये रिलेशन दर्शाता है यहाँ पे। तो जब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि उसने लोअरिंग पूछी है। लोअरिंग किससे रिप्रेजेंट होती है? डेल पी से रिप्रेजेंट होती है। तो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। देखो डेल टी एफ की वैल्यू हमने ये निकाली है, यहाँ पे देखो हमने ये वाली पुट कर दी वैल्यू। M1 क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर की बात चल रही है। देखो वाटर की बात चल रही है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पी नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में प्रेशर। प्योर फॉर्म में प्रेशर देखो ये दे रखा है हमें 24.8, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। डिवाइड में के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, ये वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई में 1000, ये 1000 पुट कर दिया हमने। ऊपर की मल्टीप्लाई करी तो 133.92 आ गया। डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई करी तो 1860 आ गया। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया ये हमारा आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला अपनी कॉपियों के अंदर उतार लेना है। ये रिलेशन कई बार हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें नहीं कराते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, एक आधी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि आपने क्या बताना है? रीजन बताना है, कारण बताना है आपने। सबसे पहला कारण किसका पूछ रहा है? वो कहता है कि कुकिंग इज फास्टर। कुकिंग क्या होती है? फास्टर, यानी जो भोजन पकाना वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर देन इन एन ओपन पैन। कहता है कि अगर मैं खुले पतीले के अंदर अगर मैं कोई भोजन पकाता हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी प्रेशर कुकर में बनाता हूँ तो ऐसा क्यों होता है? देखो इसका रीज़न इसने बताया है कि कुकिंग इज़ फास्टर इन प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर के अंदर जो कुकिंग होगी वो फास्ट होगी। अब क्यों होगी फास्ट? देखो क्योंकि बिकॉज प्रेशर इनसाइड द कुकर, कि जो प्रेशर होगा ना कुकर के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ा देगा। यानी देखो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना चाहिए था, है ना, लेकिन होता क्या है कुकर के अंदर वो जो प्रेशर होगा ना, कुकर के अंदर जो प्रेशर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और अगर वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा तो वो अलाउ करेगा फूड को, यानी भोजन को, कि वो पके हाई टेम्परेचर के ऊपर और फास्ट पके। यानी एकदम से हाई टेम्परेचर के ऊपर वो पकने को क्या कर देता है? उसको अलाउ कर देता है, ताकि वो हाई टेम्परेचर और पे जल्दी पक जाए। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाए? जल्दी पक जाए। क्यों पक जाए? क्योंकि प्रेशर अब ज़्यादा लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ गया यानी अब वो 100 पे ना करके मान के चलते हैं कि 120 पे अब वो बॉइल करने लगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ज़्यादा टेम्परेचर पे भोजन क्या होगा? एकदम से जल्दी से पक जाएगा। तो यही वो करता है, यही इसका कारण उसने बताया है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है? तो सेकंड में वो कहता है कि ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, कहता है कि मैंने दो लिक्विड मिक्स किए, एक तो लिक्विड एक्स मिक्स कर दिया, दूसरा लिक्विड वाई मिक्स कर दिया। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने मिक्सर बनाया, मिक्सर के अंदर मैंने एक लिक्विड एक्स डाल दिया, दूसरा लिक्विड मैंने वाई डाल दिया। अब वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम आया है वो क्या हो गया? कम हो गया। यानी जैसे ही अब देखो मैंने मान के चल रहे हैं इसका 10 ml डाला, है ना, इसका 10 ml डाला, लेकिन वॉल्यूम 20 ml ना आके क्या हो गया? 20 ml से कम आया। यानी चेंज इन वॉल्यूम जो आया है वो लेस आया है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहता है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, यहाँ पे कौन सा डेविएशन हमें देखने को मिलेगा रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग एज सोन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखो हमने दो टाइप के डेविएशन पढ़े थे यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ में। एक तो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हम पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हम दो रिलेशन देखते हैं, तीन रिलेशन देखते हैं। देखो पॉजिटिव के अंदर मेनली हम एक तो हम देखते हैं कि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म के, एक तो रिलेशन ये देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है 0 से। और तीसरी हम देखते हैं कि जो डेल वी की वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है, यानी चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन के अंदर हम तीन रिलेशन फिर से देखते हैं कि जो प्रेशर होता है वो कम होता है, किससे? प्योर फॉर्म से, ये कम देखते हैं हम। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो भी कम होती है 0 से। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। तो यहाँ पे क्या कहता है देखो कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, वो नेगेटिव डेविएशन शोज करेगा फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि उसमें डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वो आगे क्या बात कहता है कि व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। तो टेम्परेचर में आप क्या चेंज देखेंगे? अब देखो सीधी सी बात मैंने अभी बताई कि अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो डेल एच की वैल्यू क्या होगी?
लेस देन 0 होगी। तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि फॉर नेगेटिव डेविएशन डेल एच की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, और नेगेटिव में जाने का मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। यानी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा हीट बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये हमें दिखाई देगा, विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था 25 जो सेशन है हमारा PYQ ऑफ सॉल्यूशन उसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो क्या कहता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपके पास में एक सॉल्यूशन दिया गया है ग्लूकोज का। देखो सीधी बात वो कह रहा है कि मेरे पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें मिक्स हैं, एक तो वाटर है, दूसरा इसके अंदर मैंने ग्लूकोज मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स कर दिया मेरे पास में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और इसका क्या कहता है, वो मोलर मास उसने दे दिया, यानी ये तो ग्लूकोज का मोलर मास हो गया। ठीक है, इन वाटर, वाटर यानी पानी के अंदर, हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट, कहता है अब ये जो सॉल्यूशन बना है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया उसने, कितना, 100.2 डिग्री सेल्सियस। ये उसने क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया सॉल्यूशन का। लेकिन मुझे पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेल टी की वैल्यू निकाल लेंगे। और डेल टी की वैल्यू कैसे निकलती है, यानी आप क्या करेंगे, 102 में से 100 को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला, डेल टी की वैल्यू निकाली है कि सॉल्यूशन में से हमने प्योर के फॉर्म को डिक्रीज कर दिया, तो ये आ गया हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना चेंज हुआ है, 0.2 चेंज हुआ है, ये तो हो गया। फर्दर वो क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन। अब उसने हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सॉल्यूशन का, लेकिन वैल्यूज उसने मुझे डेल टीबी की फॉर्म में दे रखी है। देखो डेल टीबी की वैल्यू हमने निकाल दी है ना। तो हम यहाँ पे जब फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला तो होता है KF मल्टीप्लाई में M, है ना। तो यहाँ पे ना तो डेल TF की वैल्यू दे रखी, ना सिर्फ KF की वैल्यू दे रखी है। देखो ये दे रखी है KF की वैल्यू, और मोलेलिटी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये जो डेल टीबी की वैल्यू ये हमें दे रहा है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दे रहा है, उससे हम क्या निकालेंगे, मोलेलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और मोलेलिटी की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और KF की वैल्यू हमें पता ही है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो अब देखो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट उसने निकाला, ये निकाल दिया। फिर अब डेल टीबी की वैल्यू आ गई, देखो 0.2 हमने पुट कर दी। KB की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, ये दे रखी है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे मोलेलिटी की हमने निकालनी है, तो मोलेलिटी हमने कैसे निकाली, इसको उसके डिवाइड में ले गए, जैसे हमने सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू आ गई हमारी मोलेलिटी की। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे डेल TF का, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन आएगा कि कितना कम हुआ है, लेकिन इसने मुझसे सॉल्यूशन का पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, 0 में से उसको कम कर दूंगा, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन सॉल्यूशन का अगर वो कहता है तो सॉल्यूशन का क्या होगा, 0 से भी कम आएगा, इसीलिए मुझे 0 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल TF का फॉर्मूला लगाया, KF की वैल्यू उसने गिवन थी, देखो ये दे रखी है 1.86, पुट कर दी। मोलेलिटी की वैल्यू ये निकाली है, पुट कर दी, सॉल्व किया, 0.725 आ गया। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसने पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 0 में से उसे घटा देंगे जो ये वैल्यू आई है ना, क्योंकि 0 क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। हमने कुछ ऐड किया है तो कितना डिप्रेस हुआ है, तो इतना डिक्रीज चला गया, इतना नीचे चला गया जैसे ही हमने उसके अंदर ऐड किया। तो ये हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है अपने नॉर्मल टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सा बनाता हूँ इस तरीके का, H टाइप का, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब होता क्या है, इस तरफ मैं क्या भरता हूँ, सॉल्वेंट भरता हूँ, केवल प्योर सॉल्वेंट, केवल यहाँ पे सॉल्वेंट फिल किया गया है। और इस तरफ मैं क्या भर लेता हूँ, इस तरफ मैं भर लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भर लिया, और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो सॉल्यूट पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है सॉल्वेंट। ये हमने फिल कर लिया, और बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसकी एक खासियत होती है कि ये अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने देती है। तो ये क्या करेगी, अब यहाँ से देखो, रुको एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से सॉल्वेंट किस तरफ जाएगा, ये सॉल्वेंट इस तरफ जाएगा, दिख रहा है आपको, रुको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसे। देखो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से सॉल्वेंट किस तरफ जाएगा, तो ये जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन की तरफ अगर ये जाएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, इसे बोला जाता है
ऑस्मोसिस। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन साइड क्या लगाना शुरू कर दूं, प्रेशर लगाना शुरू कर दूं। क्या लगाना शुरू कर दिया मैंने, प्रेशर। तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, इसकी जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब यहाँ पे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है सॉल्यूशन साइड, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करना है। तो देखो एक सेकेंड, देखो तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन, उसकी तरफ से किसकी तरफ जाना, सॉल्यूशन साइड की तरफ जाना, अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसका इस्तेमाल करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके, कैन बी स्टॉप्ड, वो स्टॉप्ड किया जाएगा। कैसे रुकाया जाएगा, बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ, तब क्या हो जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यही प्रेशर को कहा है उसने ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि वाहे इज ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो ये क्या कहता है, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि हमारे जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, उनका जब हम मोलर मास निकालते हैं तो उसमें कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता, ना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण ये बताता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना वो मोलर मास रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मेजर कर देता है। लेकिन जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, और टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होता है तो जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी जो प्रोटीन हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लूज, वो लूज कर देते हैं अपनी स्टेबिलिटी को। तो अगर वो अपनी स्टेबिलिटी को ही लूज कर देंगे मोलर मास करने के लिए तो उसे बेस्ट थोड़ी माना जाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट होती है। तो सबसे पहली कारण तो यही हो गया। दूसरा कारण वो कहता है कि मोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, कहता है मोलैलिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे मोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण ये हो जाता है। और तीसरे कारण में वो कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यूज आती है ना वो लार्ज इवन यानी बहुत ही एक्यूरेट आती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ही। यानी अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर हम क्यों मेजर करते हैं, तो इसमें ये कहता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल नहीं होंगे तो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। और बाकी की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें टेम्परेचर ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देते हैं। और दूसरा कारण वो कहता है एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबल, और जो पॉलीमर्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कहता है एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोलर मास 25 ग्राम पर मोल। देखो क्या बताया, अब देखो मुझे ये पता है कि NaOH का जब मैं मोलर मास निकालता हूँ तो 40 आता है, लेकिन अब उसने कितना बताया, वो कहता है कि NaOH का जो मोलर मास आ रहा है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर वो 25 आ रहा है। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 25। तो कहता है, और ये 25 किससे निकाला है, उसने निकाला है ऑस्मोटिक प्रेशर से, 27 यानी रूम टेम्परेचर पे निकाला है। तो वो कहता है कैलकुलेट करो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NaOH, कि कितने परसेंटेज डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज डिसोसिएशन का हमारा एक फार्मूला होता है कि I = 1 प्लस में n-1 और अल्फा, ये हमारा फार्मूला होता है। I होता है वेंट ऑफ फैक्टर, n होता है नंबर ऑफ आयंस कि कितने नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट हुए हैं, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मेनली वो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालना। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड में एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल मुझे पता है 40 होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले उसने नॉर्मल निकाला कि सोडियम का तो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तीनों को जोड़ा 40 हो गया। और एबनॉर्मल जब निकाला उसने तो एबनॉर्मल उसने दे ही रखा है 25, तो इनको जब डिवाइड किया तो 1.6 क्या आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू तो आ गई, अब यहाँ पे मुझे निकालना है नंबर ऑफ आयंस। तो NaOH को जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो कितने आयन निकल सकते हैं यहाँ से,
दो ही आयन निकलेंगे, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई, इसकी 2 वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू मैंने I की वैल्यू 1.6 निकाल लिया अभी अभी, है ना। तो अल्फा निकालना है मुझे, तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। देखो यहाँ पे ये फार्मूला लिख रखा है, I की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 प्लस में n की जगह पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अल्फा लिख रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.6 और 0.6 का मतलब है कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ है, 60%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ सॉल्यूशन यूनिट इन द PYQ सेशन ऑफ CBSE 2025, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे सॉल्यूशन यूनिट के थे। यहाँ पे हमने 2025 सेशन के सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपने CBSE के। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए PDF। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।